बड़े डेवलपमेंट में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक नया गाजा पीस प्रपोजल दिया है और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस पीस प्रपोजल में वही बातें हैं जो हमास कहता रहा है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आराम से तबीयत से अपने कंफर्ट जोन में बैठ के हम आपको विस्तार से फिलिस्तीन की खबरें सुनाएंगे। मैं मऊ में था कल, डॉक्टर अबू मुझसे मिलने आए जो हमारे दर्शकों में से हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि मतलब एक हम जो इंडिया के जो इलेक्शंस हुए हैं आज जो कंक्लूड हो गए उसका हम एग्जिट पोल भी आज जारी करेंगे इस वीडियो के तुरंत बाद। वो थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा देर रात में आएगा, करीब 9:30-10 बजे तक हम उसको रिलीज करेंगे। और लेकिन आप उसको ज़रूर मतलब उसमें व्यूज़ कम नहीं होने चाहिए, देखिए, क्योंकि उस वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो और मैंने ये बात बार बार कही है कि नेतन्याहू के कमज़ोर होने से मोदी कमज़ोर हुए हैं और इसका देखिए परिणाम इन चुनाव नतीजों में निकलेगा। अब देखिए हम आते हैं फिलिस्तीन के जो पूरे डेवलपमेंट्स हैं, और मैं 2 दिन से पूरी बातें ठीक से विस्तार से नहीं बता पा रहा था। कल का तो वीडियो ही बहुत छोटा था, सारी बातें नहीं आ पाई। लेकिन सबसे पहले देखिए जो जबलिया कैंप से इजराइल विड्रॉ किया कल, जो मैंने आपको बताया था, उसमें ये सारी बातें आई हैं कि इजराइल ने पूरे जबलिया कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ जो घर जो थोड़े बहुत बचे थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अस्पतालों को, कमल अदवान हॉस्पिटल है उसको इन लोगों ने उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद फिर एक खबर आती है कि बजरिया नाब्लस वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपना नया मोर्चा खोला। बजरिया में अभी तक ये नाब्लस का इलाका है और नाब्लस के इलाके में हिस्टोरिक जो अवर्ता चेक पॉइंट पे जो रन ओवर ऑपरेशन हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था जब मैं मऊ से बड़े एक मतलब बहुत ही खराब फ्रेम में मैं कहूँगा रिकॉर्ड कर रहा था। तो वो देखिए नाब्लुस एक और लिबरेटेड जोन बन रहा है तुलकरेम जेरन के बाद, और उसमें जो है बजरिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाउन है इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिलिस्तीनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वहाँ पर अभी लड़ाई शुरू हुई है। ये नया फ्रंट खोला है। फिर देखिए एक इजरायली मीडिया की खबर आती है। अब यहाँ पर एक बात क्या हुई कि हिजबुल्लाह ने एक टारगेट हिट किया कल और आज रात के बीच में, कल की रात और आज की सुबह के बीच में हिजबुल्लाह ने एक टारगेट हिट किया, और वो टारगेट सेंसरशिप में, मतलब वो उसकी जो न्यूज़ है उसकी खबर इजरायली सरकार ने सेंसरशिप में डाल दी। तो उस सेंसरशिप पे हिब्रू मीडिया में ये पूरा पब्लिश हुआ कि हिजबुल्लाह ने एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री टारगेट हिट किया। स्ट्रैटेजिक सामरिक दूर का, स्ट्रैटेजिक मिलिट्री मतलब दूर का मतलब कि एक लॉन्ग टर्म, एक मतलब जिससे लॉन्ग टर्म नुकसान है इसराइल का। एक उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री टारगेट उन्होंने हिट किया और वहां पर सिवियर डैमेज हुआ है, लेकिन उसके बारे में कोई भी खबर वो मिलिट्री सेंसरशिप में डाल दी गई, कोई खबर नहीं आ रही। ये इजरायली मीडिया कह रहा है। और दूसरी बात उसने कही है कि सारे हिट्स जो हैं वो ड्रोन से हुए हैं, और उसमें नेविगेशन कैमरास थे जो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स थे। जीपीएस से ये नहीं हुई कि जीपीएस से ट्रैक करके किसी ने वहां से, ये नहीं, ये सेल्फ प्रोपेल्ड जो ड्रोन्स हैं जो जिनके पास वो उस तरह के कैमराज हैं जो अपने आप उन ड्रोन्स को नेविगेट करते हैं। ये एक मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी है। उसके बाद ये देखिए एक और बड़ी खबर उन्होंने कही कि अगर हिजबुल्लाह ऑयल रिफाइनरीज को हिट करना चाहता है, हाइफा में जो इजराइल की ऑयल रिफाइनरीज हैं, और मैं आपको बताता रहा हूँ कि मेडिटेरियन सी में उसका लेविथन जो एक गैस स्टेशन मतलब तेल निकालने का एक बहुत बड़ा उसका प्लांट है, तो वहाँ पर हिजबुल्लाह अगर हिट करना चाहता है हाइफा में और लेविथन में, तो वो हिट कर सकता है, कभी भी हिट कर सकता है। और उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया कि इफ़ यू थिंक हिजबुल्लाह इज टारगेटिंग रैंडम साइट्स, अगर ये इजरायली सरकार सोच रही है कि वो रैंडम साइट्स पे मार रहा है, ऐसा नहीं, उसका बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड और वो एक प्लान के साथ मार रहा है। और जैसे ही हिब्रू मीडिया में ये बात आई, तुरंत उसी के बाद संयोग देखिए कि नसरुल्लाह साहब का जो हिजबुल्लाह की चीफ है उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने उस स्टेटमेंट में यही सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो प्रिसाइज हैं, वो उनके पीछे एक लॉजिक है, एक टारगेट है, और हम धीरे धीरे इजराइल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कही, वही जो हिब्रू मीडिया भी कहना चाह रहा था, कि जो रमीम साइट है, जो रमीम साइट इजराइल की, जिसको लगभग तहस नहस कर दिया था 2 दिन पहले, मैंने आपको बताया था कि उसमें लगातार बिल्कुल जैसे लग रहा है कि जैसे किसी खिलौने
को स्ट्राइक कर रहा है, उस तरह से हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया। तो रमीम जो साइट है उसमें हिजबुल्लाह के फाइटर्स घुस सकते हैं, अभी आज की तारीख में वो चाहें तो घुस सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से घुस के अभी कोई डाइवर्जन क्यों क्रिएट करे, क्योंकि उनका तो काम हो रहा है। इसराइल के एसेट्स, जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, जो उनकी तेल की रिफाइनरीज हैं, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, उनको वो मार सकते हैं। और हाइफा में देखिए एक और इसराइल का जो राफेल सिस्टम है, राफेल ये हो उससे कंफ्यूज मत करिएगा, जो फ्रांस का जो जहाज जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी इतनी हुई थी, ये राफेल सिस्टम ये इसराइल के अपने सिस्टम्स हैं, जो डिफेंस रिसर्च के सिस्टम, ये भी हाइफा में है, हाइफा में उसका हेड ऑफिस है। वहाँ भी स्ट्राइक जो है हिजबुल्लाह ने कहा है, नसरुल्लाह साहब ने भी कहा कि वो हमारे एक सीधे टारगेट में है। अब आप बताइए, ये एक इतना बड़ा एक जो स्ट्रैटेजिक एसेट इसराइल का है वो टारगेट में है। उसके बाद देखिए जो पूरी ये जो बात आई कि आईडीएफ वॉर प्लेस ने लेबनान पे फिर से हमला किया, और लेबनान पे जो ये लोग लगातार हमला कर रहे हैं, पहले तो लेबनान में कुछ शहीद हुए, मतलब लोग शहीद हुए, उसके बाद अब लेबनान के लोग भी, जैसे गाजा में बमबारी इन लोगों ने की, उस तरह से लेबनान के लोगों ने भी अपने को बचाने के नए नए तरीके खोज लिए। उसके बाद देखिए कुछ घरों में भी लेबनान में टारगेट करके वही जैसे गाजा का जो पैटर्न है उसी को ये रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए कि एक जो और बात सामने आई कि हमास ने जो पूरा जो बाइडेन ने पीस प्रपोजल दिया है उस पर हमास ने भी कहा, हमास कह रहे हैं, हिजबुल्लाह ने भी उस पर कहा कि हम लोग जो हैं ये हमास पे छोड़ते हैं कि उस पीस प्रपोजल को माने या ना माने, जो डिसीजन होगा वो हमास का होगा। तो इसका मतलब है कि जो इजराइल का प्रोपेगेंडा कुछ दिनों से अभी फिर से शुरू हुआ है कि हिजबुल्लाह तो ईरान से हमास हर चीज़ में ईरान से परमिशन लेता है, तो ये सारी बातें देखिए एकदम बेमानी है, क्योंकि हमास खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहा है। फिलिस्तीनी लोगों के हाथ में पूरा संघर्ष है, वही तय कर रहे हैं क्या होना है, बाकी जो एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो उनको केवल फॉलो करता है। फिर देखिए श्वेका जो पूरा सबर्ब है जिसके बारे में हमने बताया था आपको तुलकरेम में, उसमें फिर से संघर्ष शुरू हुआ। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने एक जो सदर्न लेबनान में खियाम एक इलाका है वहाँ पर स्ट्राइक किया। उसके बाद देखिए श्वेका में फिर से लड़ाई हुई लगातार दूसरी बार। फिर ब्रुकलिन म्यूजियम, अमेरिका में ब्रुकलिन म्यूजियम है, उसको छात्रों ने कब्जा कर लिया, और ब्रुकलिन जो म्यूजियम है उसका भी इन्वेस्टमेंट है इजरायली कंपनीज में, उसको उन लोगों ने क्वेश्चन किया और कहा कि ब्रुकलिन म्यूजियम को इजराइल से जुड़े अपने जो भी इजराइल से रिश्ते हैं वो सब खत्म करने होंगे। इसके बाद देखिए कुछ हिजबुल्लाह के दो जो शहीद लोग हुए आज, उनके बारे में ये खबर आई। और फिर एक आया कि कतैब हिजबुल्लाह जो इराकी रेजिस्टेंस का हिस्सा है उसका बयान आया, और उसने यमन की तारीफ की कि यमन जिस तरीके से मजबूती से खड़ा है, उसके यहाँ कितनी एयर स्ट्राइक्स कल हुई और करीब 16 से ऊपर लोग मारे गए, और मतलब न्यूमरस एयर स्ट्राइक्स। अच्छा, कल एक चीज़ मैं आपको कल की उसने बताना भूल गया था कि यमन ने एक नया इन्फोग्राफिक पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 129 ऑपरेशंस यमन अभी तक कर चुका है। 129 उसने ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें करीब 80 से ऊपर जो शिप्स हैं उनको उसने टारगेट किया, कई शिप्स को जो दोबारा टारगेट किया है। और ये जो शिप्स हैं उनके डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे, तो यहाँ मैं अपने को दोहराना नहीं चाहूँगा। उसके बाद देखिए जेनिन में फिर से ये लड़ाई शुरू हुई। जेनिन पे फिर से आईडीएफ ने हमला किया। जेनिन इनके लिए एक गले की हड्डी बन गई है, जो ना अंदर ये लील पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। और देखिए कफ्रदान एक जो एरिया जेनिन का है नया, जैसे बजरिया नाबलस का नया एरिया है जहाँ पर आईडीएफ ने हमला किया। आईडीएफ एक जगह से हार के उस जगह को जीतने की कोशिश नहीं करता, वो दूसरी जगह हमला करता है। उनका अपना इस तरह की उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स है जो कि बहुत बचकानी है। अब ये देखिए कफ्रदान पे इन्होंने हमला किया। कफ्रदान में पहले से ही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मजबूत है, अभी से नहीं, करीब 10-15 सालों से। और उन लोगों ने तुरंत उसको कांग्रेसेंस में लिया और उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने फिर से जो रमोत नफ्ताली जो इजरायली आईडीएफ साइट है उस पर अटैक किया, अल बगदादी साइट पर अटैक किया, आयरन डोम को ज़ौरा में पियर्स किया हिजबुल्लाह ने, मयान बारूद जो साइट है उसको अटैक किया,
रमता साइट है उसको अटैक किया। ये सब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इसराइल में। फिर वेस्टर्न सेक्टर में ब्रानित बैरिक्स को, जो कि 91st डिवीजन आईडीएफ का हेडक्वार्टर है, उस पर फिर से अटैक किया और उसमें एक बड़ा नुकसान हुआ। उसी के बगल एक टाउन है मारून अल रस, वहाँ पर भी अटैक किया और वहाँ पर भी सेटलर्स का नुकसान हुआ। उसके बाद देखिए शुमोरा सेटलमेंट है तबरीखा गांव में, वहाँ भी ये वेस्टर्न सेक्टर में, वहाँ पर भी अटैक हुआ। और जौतून और एन याकूब और यायाम जो सेटलमेंट्स हैं उनमें भी कात्यूशा रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमला किया। अब देखिए ये जो फिर वही जेनिन की बात की, बुरकिन और कफ्रदान में जो लगातार लड़ाई चलती रही। उधर गाज़ा में बमबारी अभी भी पूरी तरह से जारी है। हालांकि आज उस तरह की कैजुअलिटीज़ गाज़ा में नहीं हुए हैं जो पिछले दिनों राफा में जिस तरह से हुआ था। मतलब इजराइल, असल में जो बाइडेन ने प्रपोजल दिया है उसकी वजह से इजराइल थोड़ा डिफेंसिव है और उसके इस डिफेंसिव होने का फ़ायदा हमास पूरी तरह से उठा रहा है। वेस्ट बैंक में उसने और ज़्यादा अपने हमले तेज कर दिए हैं, जैसे मैंने बताया आपको कफ्रदान और उन सब जगहों पे। अब क्या है कि इधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की, न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी, जिसमें सबसे पहले छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, सबसे ज़्यादा दमन भी हुआ, और उन्होंने एक बड़ा सा एक आज नया बैनर लगा दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, वी आर बैक बिचेस, लिसन बिचेस वी आर बैक। ये उन लोगों ने पूरे अमेरिकन सिस्टम को चैलेंज किया कि देखो हम वापस आ गए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब ये इसके बाद देखिए फिर से वही कफ्रदान में जो रेजिस्टेंस ने मैनूवरिंग की उसके बारे में, और फिर कलकलिया में जो लगातार जो एक अपराइजिंग, वहाँ पर जब भी वहाँ देखिए मोलोटोव कॉकटेल से लड़ाई हो रही है। हर जगह रेजिस्टेंस अपने अलग अलग तरीके से डिवाइस कर रहा है, कहीं हथियारों से हो रहा है, कहीं सोफिस्टिकेटेड वेपन से हो रहा है। बेथ हेफर में वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर गए, उन्होंने वहाँ पर औरतों और बच्चों को नहीं मारा, उसकी पूरी कहानी मैंने आप बताई। ये मैंने आपको बताई, वो शिनबेत के एक ऑपरेटिव को मारने गए थे, वो नहीं मिला तो उसके औरतों बच्चों को नहीं मारा। हाँ, उसकी उन्होंने राइफल जब्त कर ली और उस राइफल से फिर उन्होंने ये, क्योंकि तुलकरेम में बेथेफर है, तुलकरेम की लड़ाइयों में उस राइफल को उन लोगों ने यूज़ किया, क्योंकि बहुत काफ़ी सोफिस्टिकेटेड राइफल है वो। अब देखिए यहाँ पर जो कलकलिया में सारी घटनाएं हुई, और फिर ब्रुकलिन म्यूजियम में जो सारे प्रोटेस्ट हुए, लगातार जो छात्रों और पुलिस के बीच वहाँ सब भिड़ंत हुई, उसके बारे में पूरी खबरें आईं। और ये देखिए जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है पनामा में इजरायली एम्बेसडर इताई बार्दो, उनके खिलाफ, वो जो पनामा देश के लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन्होंने उनको घेर लिया और भागना पड़ा वहाँ इजरायली एम्बेसडर को। पनामा ने ऑफिशियली पनामा का स्टैंड रहा है प्रो पैलेस्टीन, लेकिन वहाँ की जो सरकारें हैं, जब थोड़ी लेफ्ट की सरकारें होती हैं तो फ़िलिस्तीन का साथ देती हैं, जब राइट विंग सरकारें होती हैं तो वो साथ नहीं देती। लेकिन वहाँ की जनता की आप देखिए मतलब वो बिल्कुल स्टेट फास्ट है, और उसने इजरायली एम्बेसडर को बाकायदा दौड़ाया, लिटरली दौड़ाया, उनको गाड़ी लेके भागना पड़ा, वरना वहाँ कुछ भी हो सकता था। अब देखिए बेत हनून में इन सब जगहों पे फिर से इजराइल ने हमला शुरू किया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। और एक बड़ी बात हुई, फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने जो रेड इंडियंस थे, जिनको अमेरिकन ने कॉलोनाइज करके ख़त्म कर दिया है 16-17 सेंचुरी में, जो वाइट कॉलोनाइजर्स थे, और इजराइल भी एक कॉलोनियल सेटलर स्टेट है, तो रेड इंडियंस का, मोहॉक इंडियंस जो लड़े थे जो वाइट अमेरिकन के खिलाफ 16-17 सेंचुरी में, उनके बैनर्स लगा के गाज़ा में उनके बैनर्स भी लगाए गए। मतलब ये मतलब है कि फ़िलिस्तीन का जो रेजिस्टेंस की लड़ाई है, दुनिया भर में जितने रेजिस्टेंस की लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सब को वो इन्वोक कर रहा है कि हम देखिए वियतनाम में जो वॉर हुई उसका भी हिस्सा है। जापानीज़ रेड आर्मी वाली मैंने कहानी आपको पूरी बताई थी कल, जो जापानीज़ रेड आर्मी के कैसे 3 जापानीज़ जो सोल्जर्स थे, जो कम्युनिस्ट सोल्जर्स थे, उन्होंने आके यहाँ पर फ़िलिस्तीन में 1972 में कोहराम मचा दिया था, 8 ज़ायनिस्ट इजरायलीज को मार गिराया था। उसके बाद देखिए ये जो रेड इंडियन जो स्ट्रगल है उसके बारे में बात होती है दुनिया में, जहाँ पर भी, इवन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पैलेस्टीनियंस हेल करते हैं। भाई वो अभी आज जो अमेरिका है वो पूरा अपने जो जिस आधार पे वो बना था उसको भूल चुका है, बल्कि उल्टा काम कर रहा है। लेकिन अमेरिका जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो थी तो जेन्युइन, और उसमें
आज़ादी की लड़ाई थी, तो उसको वो इन्होंने इन्वोक किया। मैंने आपको बताया था कि टीपू सुल्तान का भी प्रभाव था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और ये जो आज हमास लड़ रहा है इसमें देखिए टीपू सुल्तान ने बहुत सारी चीज़ें जो टीपू सुल्तान ने अपने समय की वो हमास आज कर रहा है एक नए संदर्भ में। अब देखिए जो कफ्रदान की जो लड़ाई है वो फाइनली पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की उसमें जीत होती है, और उसमें मशीन गन्स के साथ ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिससे आईडीएफ की जो सेना है वो पीछे हटती है। फिर नाब्लस में जो एक मल्टीपल चेक पॉइंट्स नाब्लस में हैं, वहाँ पर जो बलाता कैंप है, जो मुख्य केंद्र हमेशा से नाब्लस की लड़ाइयों में बलाता कैंप मुख्य केंद्र, हालांकि बर्जिया के मैंने आज नाम दिया जहाँ नया फ्रंट खुला, लेकिन बलाता कैंप में भी लड़ाई हुई। वहाँ पर भी लगातार रेजिस्टेंस ने हमला किया, और बल्कि पूरी इस तरह की वीडियोज़ आए, पिक्चर्स आई जिसमें साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि इजरायली व्हीकल्स जो हैं वो हिट हुई हैं। फिर आप देखिए वही पूरा नाब्लस का बार बार आ रहा है, और हिजबुल्ला ने कुछ और स्ट्राइक्स की, और जोरोब जो राउंड अबाउट है राफा में, गाजा में, जोरोब राउंड अबाउट जो राफा में है, वहाँ पर एक बड़ी घटना हुई जब चारों तरफ से इजरायलियों ने घेर के उसको टेक ओवर करने की कोशिश की। और वहीं पर वो जो हमने आपको बताया था, काफ़ी पहले बताया था हमने आपको, कि वहाँ पर एक धसी हुई ज़मीन है जिसको एक चक्रव्यूह की तरह हमास के सोल्जर्स यूज़ करते हैं। उन्होंने फिर उसी तरीके से इजरायली सोल्जर्स को वहाँ मात दे दी। अब आप देखिए जो दूसरी बड़ी बात होती है कि जो नासर राउंड अबाउट है गाजा स्ट्रिप में, वहाँ पर भी एक आता है कि 2 इजरायली सोल्जर्स को स्नाइप किया गया। स्नाइपर शैली में 2 इजरायली सोल्जर्स वहाँ पर मारे गए। फिर उसके बाद हिजबुल्ला का एक लगातार अपना चलता है, और ये एक बड़ी चीज़ होती है जो ईस्टर्न ब्रिगेड 769 गिबोर कैंप जो इजराइल का है, आईडीएफ का, किरियोत शिमोना में, उस पर हिजबुल्ला ने आज बड़ा डिसाइसिव हमला किया। मतलब आप सोचिए इस हमले के पीछे जो है ये जिस तरीके से हुआ है, उसी मतलब हिब्रू मीडिया जो मैंने आपको शुरू में बताया था जिस तरह से वो हिला हुआ है, वो काफ़ी हद तक वो इस हमले की वजह से भी हिला हुआ है। अब इसके बाद देखिए जो वही जो उसका जो फुटेज आया सामने, जो 769 जो ब्रिगेड आईडीएफ की किरियत शिमोना में है जिसको हिजबुल्ला ने हिट किया, उसके और डिटेल सामने आए किस तरीके से वहाँ पर नुकसान हुआ है इजराइल का। और हिजबुल्ला ने अपनी एक्टिविटीज़ देखिए बीच में एकदम से हिजबुल्ला रोज़ करीब 30 से 40 ऑपरेशन कर रहा है, कभी कभी वो एकदम से 10 करता है, 12 करता है। आज उसने फिर से संख्या बढ़ा दी है ऑपरेशंस की, एक के बाद एक। उससे मतलब कोई अच्छा। और ये देखिए जो 769 ब्रिगेड है इसकी आईडीएफ की, उसको कितना मटेरियल नुकसान हुआ है, उसकी कितने बिल्डिंग्स और कितने इंस्टॉलेशन उड़ा दिए गए, ये सारी चीज़ें ये सामने आई। फिर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का भी स्टेटमेंट आया कि जो बाइडेन ने प्रपोजल दिया है, पीस प्रपोजल, उस पर हम वेलकम जरूर करते हैं, लेकिन हमें सस्पिशियस निगाहों से देखना चाहिए, कोई गेम इसमें है। और गेम यही है कि देखिए अमेरिका पूरी तरह से अब चाहता है कि कुछ तो पॉज हो, क्योंकि इलेक्शन मतलब एकदम सर पे है। लेकिन वो पॉज आए कैसे, जब इजराइल जब तक नहीं मानेगा इन बातों को कि वो सीज फायर कर दे, अपनी सेनाएं वहां से हटा दे, तब तक ये तो हमास कभी मानेंगे नहीं, मिनिमम चीजें। लेकिन ये लोग बार बार एक कोशिश कर रहे हैं लगातार, एक के बाद एक। मतलब आप सोचिए हर तीसरे चौथे दिन कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो, और वो डिवाइड नहीं हो रहा है, वो डिवाइड होगा भी नहीं, क्योंकि विचारधारा उनकी एक है। और उन्होंने एक स्लोगन दिया है, यूनिटी इन द फील्ड्स, कि अगर कुछ मामले से मतलब कुछ इस्लामिक ग्रुप्स हैं, कुछ लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं, विचारधारा में अगर कोई डिफरेंस भी है तो यूनिटी इन द फील्ड्स, कि जो जमीन पे एकता, जमीनी एकता, ये इस पे अडिग हैं सब लोग, इस कदर अडिग हैं कि ऐसा मैंने किसी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट में नहीं देखा। इतना मैंने स्टडी किए हैं सारे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, लेकिन ये जो एक प्रैक्टिस में यूनिटी इन द फील्ड्स है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इन्फोर्स किया। उसके पीछे बहुत डिसिप्लिन चाहिए, और वाकई मतलब सल्यूट करना पड़ेगा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को। फिर आप देखिए जो बलाता कैंप में जो एक दूसरे दौर की लड़ाई हुई,
और उन्होंने एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर को असैसिनेट करने की आईडीएफ ने कोशिश की, लेकिन हाई एक्सप्लोसिव डिवाइसेस डेटोनेट करके हमास ने आईडीएफ को पीछे किया। उसके बाद आप देखिए कि सदर्न लेबनान वगैरह में फिर से कुछ अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद जो हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ड्रोन्स जो हिजबुल्लाह ने मार गिराए हैं, वो जो हैं वो पूरे सदर्न लेबनान के एयर स्पेस में उसका पूरा वीडियो, और वो जिस तरीके से मारा उन्होंने उसका पूरा वीडियो आके और वो आके जो ड्रोन्स गिरे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है। उसके बाद देखिए जबलिया कैंप में फिर से जो टीबीजी शेल से जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आईडीएफ के लोगों को मारा उसका पूरा आया। फिर उसके बाद एडिशनल फुटेज जो ड्रोन्स हैं उनका आया। और उसके बाद देखिए जो इजरायली हर्मेस जो 900 ड्रोन्स हैं उनको इस बार उनके एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन को इराकी रेजिस्टेंस ने मारा, इजराइल के अंदर मारा। ये सब बातें देखिए क्या है ना कि जब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं कुछ समान सी बातें आपको लग सकती है, लेकिन ये असाधारण बातें, ये जो हो रहा है, और मैं देखिए पूरा आपको उसकी स्पिरिट में घुस के बोलता हूं, लेकिन हर बार मैं उसको एक तरह से मतलब उतना जज्बाती तरीके से हर बार नहीं बोल सकता हूं। ये ज़रूरी ये भी है कि हम जो चीज़ें सुनाएंगे, देखिए आज हमने दूसरा फॉर्म लिया। आज पहले ये बात आई थी कि भाई गाज़ा की खबरें बता दो, फिर वेस्ट बैंक की बता दो, फिर हिजबुल्लाह की, लेकिन आज हमने थोड़ा सा उसको मिक्स किया है। इसीलिए मिक्स किया है क्योंकि एक कंप्लीट थीम है, और थीम वही है कि जो बाइडेन के पीस प्रपोजल्स हैं उसके इर्द गिर्द सारी घटनाएं हो रही हैं। आप ये सोच लीजिए कि वो बीच का पॉइंट है, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घटनाएं हो रही हैं। अब देखिए कि जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो और नेज़री मैक्सेस पे अटैक किया, और फिर उसके बाद राफा में जो 60 कैलिबर शेल्स उन्होंने मारे। अल तुवैरी जो एरिया है सदर्न लेबनान में, वहाँ पर एक इजरायली ड्रोन हिजबुल्लाह ने मार गिराया। जो इजरायली ड्रोन पेनिट्रेट भी कर ले रहे हैं लेबनान बॉर्डर को, उनको वो मार गिरा रहा है। राफा में फिर से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस घुसा। रादिया मतलब प्रेसिडेंट ने मारा, रादिया एक्सप्लोजिव वहाँ पर इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद देखिए जो हिजबुल्लाह ने जो किरियत शुमोना में जो अटैक हुआ है उसमें फाइनली जो खबर आई कि करीब 7 इजरायली सोल्जर्स उसमें घायल हो गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो बात मेन आती है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो लड़ाई किस स्तर पे चल रही है, लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी जो फिलिस्तीन में और गाज़ा में हो रहा है वो अब कितने दिन और चलेगा, वो उसमें एग्जैक्टली अभी किस फेज में लड़ाई है। देखिए लड़ाई वहाँ पर, मैंने फिर आपसे कहा, मैं फिर वही एक चीज़ आपको दोहराना चाहूँगा कि इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव था, 2 ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमास को ख़त्म करना, होस्टेजेस को फ्री करना। दोनों ऑब्जेक्टिव में इजराइल फेल हो गया। हमास का ऑब्जेक्टिव था कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है सऊदी अरेबिया और इजराइल में उसको ख़त्म करना, और जो पैलेस्टीन का इशू बैक बर्नर पे चला गया था उसको फिर से ये सेंटर में लाना। और जो तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव था हमास का कि आईडीएफ को गाज़ा के अंदर बुलाना। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स में हमास सक्सीड किया। और आप देखिए ये किस तरह की लड़ाई है। इसमें ऐसा नहीं है कि इजरायली जनरल समझ नहीं रहे हैं, इजरायली जनरल समझ रहे हैं इस बात को, इसीलिए वो बार बार अपनी फौज को भेजते हैं, विड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारी फौज गाज़ा में फंस गई है। लेकिन उनके पास चारा भी और क्या है, क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर कह चुका है कि हमको हमास को एलिमिनेट करना है। और इन्होंने इतनी एयर स्ट्राइक्स की 36,000 लगभग लोग अभी तक मारे गए हैं। 1 लाख के ऊपर कैजुअलिटीज़ हैं, अगर इंजर्ड और जो मारे गए उनको मिला दें, सब कुछ हुआ। और आज एक इजरायली जो आइसनकॉट नाम का एक इजरायली वॉर कैबिनेट का मेंबर है, नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट का, उसने बड़ा स्टार्टलिंग बयान दिया। उसने कहा कि हम लोगों ने तो ये कहा था कि हमास की 4 बैटेलियन बच गई हैं, लेकिन जबलिया में हमारी पूरी डिवीजन लगी है जिसमें कम से कम 20 बैटेलियंस है, वो लगी, मतलब अब तो विड्रॉ हो गए, वो लगी रही। उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ की लेकिन हमास ने उनको हरा दिया, उनको पीछे हटना पड़ा। अब ये जो देखिए बात है ना कि नेतन्याहू के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि उसको करना क्या है, उसका अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या। अगर ये चीज़ होती कि भाई हमें समझौता करना है, पीस लानी है,
तो वो हमास से समझौता करते और एक मतलब होस्टेजेस को वापस लेते। लेकिन नेतन्याहू को ये है कि कुछ तो हम दिखाएं, हमास को हमने मारा है ज़मीन पे, कुछ ये किया। अब सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन नेतन्याहू का ये हुआ कि नॉर्थ गाजा में जब दोबारा आईडीएफ घुसी तो वहाँ पर दोबारा हमास ने हमला कर दिया और उसने पूरा नॉर्थ गाजा में तो एक तरह से एक पूरी लड़ाई दोबारा हुई जो पहले एक बार मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हो चुकी थी, और फिर वो दोबारा लड़ाई हुई और दोबारा लड़ाई में फिर ये इसको इजराइल को पीछे हटना पड़ा। और उसके बाद बाइडेन का ये पीस प्रपोजल आया है, जिस पीस प्रपोजल पे अभी भी ये तय नहीं है कि इजराइल की क्या राय शुमारी होगी। इस नोट पे मैं इस चीज को आज के इस प्रसारण को एंड करना चाहता हूं कि अपर हैंड हमास का है। आप इस चीज को आप कहीं से भी देखिए, मैं जो भी कहता हूं, जो भी घटनाएं कहता हूं, 2 या 3 दिन बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म में वो आ जाती हैं। और हम जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स जो चैनल है, हमने विशेष तौर पे जो फिलिस्तीन के मसलों के लिए बनाया है, क्योंकि मुख्य हम उसी पे केंद्रित करते हैं, तो उसमें हम आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अलग अलग स्टाइल में आपको दें। कभी हम कोई कहानी सुनाएं, कभी हम कहानी जो रियल इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे जापानीज रेड आर्मी वाला था या उसके पहले वैली ऑफ द थीव्स ऑपरेशन था, और कभी हम आपको अलग से गाजा, वेस्ट बैंक में अलग अलग क्या हो रहा है, कभी हम मिक्स करके और उनको उसका एक हम जॉइंट नैरेटिव बनाएं। आज की बातचीत यहीं तक। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।